अच्छा सुनिए, अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबा लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हो सभी। आई होप कि आप अच्छे ही होंगे। तो आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो यूनिट और चैप्टर नंबर फर्स्ट का पार्ट 4 स्टार्ट करने वाले हैं। और हाँ, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ वो एक अलग मोड से बना रहा हूँ, एक अलग तरीके से, एक अलग पैटर्न से बना रहा हूँ। आप मुझे बताइएगा कि ये पैटर्न आपको ज़्यादा पसंद है या इससे पहले जिस पैटर्न से मैं बना रहा था वो पैटर्न सही था। ठीक है, तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो, मैंने अब तक आपको जो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ वो मैं आपको चैप्टर नंबर 1 में मैं आपको 10 टॉपिक पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 में हम आपको 10 टॉपिक पढ़ा चुके हैं। एक तो स्थिर वैद्युति की डेफिनेशन थी। टॉपिक नंबर 2 था विद्युत आवेश, इसके प्रकार व इसके उदाहरण। टॉपिक नंबर 3 था आवेश का आधुनिक सिद्धांत। टॉपिक नंबर 4 चालक कुचालक। 5 आवेशन की विधियाँ। 6 स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी, आवेशन के मात्रक तथा गुणधर्म। टॉपिक नंबर 8 कूलाम का नियम। और इसके बाद टॉपिक नंबर 9 जो था वो था विद्युत क्षेत्र तथा बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मतलब विद्युत क्षेत्र की डेफिनेशन बताई गई थी और बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताई गई थी। इसके बाद टॉपिक नंबर 10 आपको कल बताया गया विद्युत बल रेखाएं तथा उनकी विशेषताएं। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं वैद्युत टॉपिक नंबर 11 वैद्युत द्विध्रुव तथा वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण। ठीक है, और उसके बाद वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, टॉपिक नंबर 11 जो है वो है आपका वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, सबसे पहले ये जान लेते हैं हम। उसके लिए हाँ, वैद्युत द्विध्रुव वह निकाय जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। ठीक है, आप ये जो व्हाइट डॉट है उसे देख सकते हो, वहां पर मैं पढ़ रहा हूं तो आप भी अपनी नजर वहीं पर रखें। ठीक है, देखो सबसे पहले हम क्या पढ़ रहे हैं, वैद्युत द्विध्रुव होता क्या है। वैद्युत द्विध्रुव डेफिनेशन के तौर पे वह निकाय जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। ठीक है, नीचे मैं बताता हूँ, देखो किस तरह से। जैसे कि ये तो वैद्युत द्विध्रुव हो गया। वैद्युत द्विध्रुव में आपको बताया गया कि वह निकाय जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। मतलब दो आवेश होते हैं इसमें और विपरीत प्रकार के होते हैं, एक तो प्लस क्यू, एक माइनस क्यू। जैसे कि आप इस चित्र में नीचे देख सकते हो, इधर माइनस क्यू, इधर प्लस क्यू। और यहाँ पर इन दोनों के जो बीच की अल्प दूरी होती है वो 2l मानी जाती है, सेंटर पॉइंट O माना जाता है, और इधर की दूरी l, इधर की दूरी l। अब इसके बाद वैद्युत द्विध्रुव हो गया। वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण। तो वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण जो होता है, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण किसी वैद्युत द्विध्रुव में एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण कहते हैं। मतलब वैद्युत द्विध्रुव था, उसमें से एक आवेश उठा लेते हैं, या तो प्लस क्यू या माइनस क्यू। यहाँ पर जो है आघूर्ण प्लस और माइनस पे डिपेंड नहीं करता, उसके परिमाण पर डिपेंड करता है। तो एक तो वो आवेश और दोनों आवेशों के जो बीच की दूरी यानी कि 2l है, उनके गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण बोलते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं, इसे P से प्रदर्शित करते हैं, जैसा कि आप ये देख रहे होंगे। ठीक है, ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बना हुआ है। और उसके बाद इस वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण में हमने P बराबर Q गुना 2l, जैसे कि डेफिनेशन में बताया गया है कि वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण क्या होता है, एक तो आवेश और उन दोनों के बीच की दूरी का गुणनफल होता है। तो यहाँ पर P गुना 2l जो ये था आपका P गुना 2l, ये क्या बन जाता है, इसका फॉर्मूला बन जाता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का फॉर्मूला क्या हो जाता है, 2Q गुणा L, और इसका मात्रक हो जाता है कूलाम मीटर। मात्रक जो होता है वो कूलाम मीटर, क्योंकि आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है, और L का मात्रक मीटर होता है। ठीक है, अब करते हैं टॉपिक नंबर 12।
टॉपिक नंबर जो 12 है वो क्या है, द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखो टॉपिक नंबर जो 11 था, एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ। वैद्युत द्विध्रुव बताया गया उसमें, और वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण बताया गया। वैद्युत द्विध्रुव तो वो वह निकाय था जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होता है, ठीक है। और वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण क्या था, इनमें से किसी एक आवेश तथा उनके बीच की दूरी के गुणनफल के मान को क्या बोलते हैं, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण बोलते हैं। अब हम टॉपिक नंबर 12 स्टार्ट कर रहे हैं। द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। ये टॉपिक नंबर 12 है, द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यानी कि हम क्या करेंगे, एक द्विध्रुव लेंगे और किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। अब ये जो बिंदु है वो दो स्थितियों में हो सकता है। नंबर फर्स्ट अक्षीय स्थिति, मतलब उसके अक्ष के सीधी रेखा में होगा, या तो अक्ष की सीधी रेखा में, मतलब बिल्कुल उसकी अक्ष पर ही आ रहा होगा, जैसे कि इस चित्र में लिया गया है यहाँ पर बिंदु P, ठीक है। या फिर निरक्षीय स्थिति में होगा, वो आपको बाद में बताऊंगा। पहले अक्षीय स्थिति देखिए, ठीक है। अब ये डेरिवेशन है, अभी तक जो आपने पढ़ा वो ज़्यादातर थ्योरिकल ऑप्शन था, लेकिन ये डेरिवेशन है। इस चीज़ का कंफर्म होता है कि ये डेरिवेशन 80% इनमें से अक्षीय स्थिति निरक्षीय स्थिति आने के चांसेस होते हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आप इसे ध्यान से पढ़िएगा। देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये चित्र तैयार करते हैं। ये पूरा चित्र हम तैयार करते हैं यहाँ पर। तो इस चित्र में होगा क्या, ये जो चित्र है आप देख रहे हो, हाँ जो ये चित्र आप देख रहे हो, ठीक है। इसमें क्या होगा, R माइनस, यानी कि हम एक द्विध्रुव ले लेते हैं। यहाँ पर एक द्विध्रुव ले लेते हैं, ये ले लिया हमने AB, एक द्विध्रुव AB लिया, जिसमें इधर का जो आवेश है वो तो माइनस Q है और इधर का जो आवेश है वो प्लस Q है, ठीक है। और इनका बीच का बिंदु हमने O ले लिया। अब पूरी दूरी जो होती है वो 2L होती है, तो इधर की दूरी तो हो जाएगी L और इधर की भी हो जाएगी L, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, इस द्विध्रुव से इसके मध्य बिंदु से R दूरी पर एक बिंदु P ले लेते हैं। यहाँ पर एक बिंदु P ले लेते हैं R दूरी पर, ठीक है। अब ये जो R दूरी पर बिंदु P हो गया, ठीक है। इसकी सबसे पहले तो हमें माइनस क्यू से लेकर बिंदु P तक की दूरी निकालनी होती है। अब आप देखो यहाँ से लेकर, अगर O से लेकर इधर की दूरी तो R हो गई और इधर की दूरी L हो गई, तो टोटल अगर मैं इस दूरी की बात करूं स्टार्टिंग से लेकर, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी की बात करता हूँ, तो वो हो जाएगी R प्लस L, क्योंकि ये R हो गई और इधर की L हो गई, ये दोनों ऐड हो जाएगी तो वो R प्लस L हो जाएगी, ठीक है। और अगर मुझे प्लस Q से निकालनी है, प्लस Q से लेकर यहाँ तक की बिंदु P तक की, तो आप देख रहे हो यहाँ तक की दूरी तो R है और ये दूरी कितनी है, L है। मुझे चाहिए केवल ये वाली दूरी, इतनी दूरी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो ये R दूरी थी यहाँ से लेकर यहाँ तक की, और इसमें से L दूरी माइनस कर देंगे, तो हमें यहाँ से यहाँ तक की दूरी मिल जाएगी, बिंदु P तक की दूरी, ठीक है। वो हो जाएगी R माइनस L। उसके बाद क्या करते हैं हम, प्लस क्यू के कारण बिंदु P पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो तो E1 मान लेते हैं, और माइनस क्यू के कारण बिंदु P पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वो E2 मान लेते हैं, E2, ठीक है, ये वाला E2। तो सबसे पहले आपको ये चित्र ही जानना है। अगर आप ये चित्र जान जाते हो तो आप इसे आगे कर सकते हो, इसके बारे में खुद ही बना के लिख सकते हो। चित्र के बारे में क्या मैंने बताया कि सबसे पहले वैद्युत द्विध्रुव AB लेते हैं, जिसमें मध्य बिंदु O है और जिसके बीच की दूरी 2L है, ठीक है। और इस द्विध्रुव से R दूरी पे एक बिंदु P लिया जाता है, R दूरी पे एक बिंदु P ले लिया। उसके बाद हम क्या करते हैं, हम माइनस Q से लेकर इस बिंदु P तक की दूरी निकालते हैं, जो कि R प्लस L आती है। फिर प्लस Q से लेकर इस बिंदु P की दूरी निकालते हैं, जो R माइनस L आती है। फिर प्लस Q के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 मानते हैं, और इसके बाद माइनस Q के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 मानते हैं। और जो हमने इससे पहले वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग हम करेंगे इसे सोल्व। देखो अगर आपने अभी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो ये वीडियो देखने से पहले आप पिछली वीडियो जरूर देख लें, क्योंकि अगर आपका बेस स्टार्टिंग से आपको कुछ पता नहीं होगा तो ये वीडियो आपकी समझ में नहीं आने वाली। ये पार्ट नंबर 4 जो है आपको समझ में नहीं आने वाला। पहले आप पार्ट नंबर 1, 2, 3 देखिए, उसके बाद ही इस पार्ट को समझिए, ठीक है। आगे चलते हैं। तो अब हम पढ़ रहे हैं,
अब हम पढ़ेंगे वैद्युत द्विध्रुव, मतलब ये डेफिनेशन, इस चित्र के बारे में क्या कुछ लिखा गया है। ये जो चित्र था इसके बारे में नीचे क्या लिखा गया है देखो। वैद्युत द्विध्रुव के कारण अगर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, चित्र अनुसार एक द्विध्रुव ए भी लेते हैं जिस पर दो आवेश -q +q एक दूसरे से अल्प दूरी पर 12 पर, मतलब अल्प दूरी 12 पर स्थित है तथा जिसका मध्य बिंदु O है। मध्य बिंदु O से अक्षय स्थिति में r दूरी पर एक बिंदु P लेते हैं जिस पर हमें क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। इसके लिए माना +q के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 तथा -q के कारण E2 है, तब कूलाम के नियम से, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर क्या था कि E2 है और कूलाम के नियम से, मतलब हम क्या कर रहे हैं, -q के कारण तो +q के कारण तो E1 मान रहे हैं और -q के कारण E2 मान रहे हैं। अब कूलाम के नियम से, कूलाम का नियम का यहाँ पर मतलब हो जाएगा आपका कि कूलाम का नियम में हमने E बराबर जो सिद्ध करा था वो कितना करा था, E बराबर 1/4πε0 और Q/r², ये हमने सिद्ध करा था ये फॉर्मूला, E बराबर 1/4πε0 Q/r²। तो इसके अकॉर्डिंग अगर यहाँ पर देखा जाए +q के कारण E1 बराबर हो जाएगा 1/4πε0 Q/r-l², ठीक है। E1 बराबर 1/4πε0 और Q/r-l², समीकरण नंबर 1 होगी। फिर क्योंकि यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, +q के कारण यहाँ से लेकर +q के कारण और यहाँ तक की बिंदु P तक की दूरी जो है वो r-l है। वो कितनी है दूरी, r-l। हम बात कर रहे हैं यहाँ से +q से लेकर बिंदु P तक की दूरी जो कि ऊपर दिखाई गई है r-l। तो अभी हमने क्या किया, यहाँ पर अभी हमने E1 ले लिया क्योंकि E1 +q के कारण है तो 1/4πε0 Q/r-l का होल स्क्वायर हो जाएगा, समीकरण नंबर 1 बन गई। उसके बाद अगर समीकरण नंबर 2 वो है -q के कारण, वो क्या है, -q के कारण। अब -q के कारण जो है E2 बराबर 1/4πε0 Q/r-r+l² हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो E2 की दूरी है, सो E2 का जो मान है वो -q से लेकर यहाँ तक की दूरी है, यानी कि r+l, ठीक है। चलो ये हो गया, मतलब E1 निकाला +q के कारण, E2 निकाला -q के कारण। अब इसके बाद तब बिंदु P पर परिणामी तीव्रता, E1 परिणामी तीव्रता अगर हमें निकालनी हो, अगर हमें क्या करना है, किसी भी पॉइंट पर दो वैल्यू अलग अलग दी गई है और वहां पर परिणामी तीव्रता निकालनी है हमें, तो उसके लिए क्या करते हैं हम, उसके लिए E बराबर E1 + E2 उन दोनों को ऐड कर देते हैं। मान लिया अगर एक ही बिंदु पर दो फोर्स लगे हुए हैं तो हम क्या करते हैं, उस पर कुल कितना फोर्स लगता है, E1 + E2, ठीक है। लेकिन यहाँ जो E2 की दिशा है वो विपरीत है, यहाँ पर E2 की जो दिशा है वो विपरीत है, इसलिए E2 को क्या कर लिया जाएगा, माइनस में ले लिया जाएगा। देखो आप, जैसे यहाँ पे बोला गया है E2 की दिशा विपरीत, चित्र में आ जाओ, चित्र में क्या बताया गया था, देखो E1 जो है वो आगे की ओर लगेगा, E1 जो है वो आगे की ओर लगा हुआ है और E2 जो है पीछे की ओर। ऐसा क्यों है, क्योंकि +q हमेशा सामने की ओर, उसकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आगे को काम करती है, जबकि -q की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उसी की ओर को काम करती है, उसी की ओर, यानी कि -q इधर है तो इधर कोई काम करेगी, जबकि +q जो है की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आगे को काम करेगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है, सबसे पहले हमने पढ़ा, लेकिन यहाँ E2 की दिशा जो है वो विपरीत है, E2 की जो दिशा है वो क्या है, विपरीत है, E2 की दिशा विपरीत है, तो E बराबर E1 - E2। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, परिणामी तीव्रता E बराबर E1 - E2 समीकरण 1 व 2 से यहाँ पर मान रखेंगे। हाँ, तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया है, समीकरण 1 व 2 से यहाँ पर मान रख दिया है, E1 का मान रख दिया है और E2 का मान रख दिया है, 1/4πε0 Q/r+l²। अब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, अभी हम यहाँ पे Q/4πε0 ये कॉमन ले रहे हैं, Q/4πε0 हमने कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बच जाएगा, 1/r-l का होल स्क्वायर और माइनस का 1/r+l का होल स्क्वायर,
ठीक है, अभी क्या करेंगे, हम इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। जब इन दोनों का एलसीएम लिया जाएगा तो आपको पता है इन दोनों की गुना एलसीएम ली जाती है। अगर हर जो है अलग अलग हो तो दोनों की गुना एलसीएम ले लेते हैं हम। फिर अगर दोनों की गुना एलसीएम ली जा रही है तो आर प्लस एल का होल स्क्वायर की इधर गुना हो जाएगी, आर माइनस एल के होल स्क्वायर की गुना उधर हो जाएगी ऊपर, और बीच में जो भी साइन होगा वो साइन लग जाएगा। ठीक है, हाँ तो देखो हमने क्या किया, आर माइनस एल का होल और आर प्लस एल का होल स्क्वायर, इन दोनों का गुणनफल एलसीएम लिया और आर प्लस एल के होल स्क्वायर की गुणा इधर कर दी, आर माइनस एल के होल स्क्वायर की गुणा इधर कर दी। फिर दोनों का फॉर्मूला खोल दिया यहाँ पर, मतलब ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा के यहाँ पर आर स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस 2RL आ गया, और माइनस यहाँ पर ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोल दिया, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2RL आ गया। नीचे क्या था, नीचे दोनों का यहाँ पर गुणा था, मतलब इसका भी गुणा थी और इसका स्क्वायर था, इसका भी स्क्वायर था। तो हमने क्या किया, नीचे दोनों का स्क्वायर जो है वो एक साथ लिख दिया। आप देख रहे होंगे ब्रैकेट लगाया इस तरह से और उसका स्क्वायर यहाँ पर लिख दिया गया है। ठीक है, अब इसके बाद अब ऊपर का जो माइनस चिन्ह था और उसके सामने जो ब्रैकेट लगा था, ये इस ब्रैकेट को हम ओपन करेंगे और इस माइनस साइन की गुना अंदर करेंगे। तो ये जो आर स्क्वायर था ये भी माइनस का हो जाएगा, और जो ये एल स्क्वायर था प्लस का ये भी माइनस का हो गया यहाँ पर। ठीक है, और जो ये माइनस का 2RL था वो प्लस का हो गया, मतलब साइन चेंज हो जाता है जब माइनस साइन की गुना करते हैं। तो आर स्क्वायर से यहाँ पर माइनस का आर स्क्वायर कट जाएगा, एल स्क्वायर से माइनस का एल स्क्वायर कट जाएगा, बचेगा क्या 2RL और प्लस का 2RL। तो दोनों प्लस के 2RL प्लस के 2RL जो जुड़ के हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, वो 4RL हो जाएंगे, जैसा कि आप नीचे देख रहे होंगे। ये देखो यहाँ पर नीचे क्या हो गया, अब 4RL हो चुका है। ठीक है, अब नीचे क्या फॉर्मूला लगाया मैंने इसी लाइन में, यहाँ पर था आर माइनस एल इंटू आर प्लस एल, दोनों का होल स्क्वायर लिख लिया था। तो यहाँ ए माइनस बी ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाता है। तो नीचे हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, उनका दोनों का होल स्क्वायर था तो यहाँ पर क्या कर दिया, इन दोनों का होल स्क्वायर लिख लिया, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, और ऊपर आपको 4RL मिल ही गया। तो अब इसके बाद देखो, अब इसे 4RL को क्या मैंने कुछ इस तरह से लिखा, 4 को तोड़ दिया दो पार्टों में, मतलब 2 यहाँ पे लिख लिया और 2 यहाँ पे लिख लिया। ठीक, और मतलब इसमें फॉर्मूला एक जनरेट किया, 2 के साथ QL ले लिया, Q यहाँ से उठाया, L यहाँ से उठाया और 2 इसमें से उठाया, तो यहाँ पे 2QL बना। एक 2 बच गया उसे सामने लिख दिया, और एक R बच गया बीच वाला उसे पीछे लिख दिया। ठीक, तो उसके बाद हमने अगली लाइन में क्या लिखा यहाँ पर, मतलब इस 2QL के स्थान पर हमने क्या ले लिया, P ले लिया, क्योंकि P जो होती है वैद्युत ध्रुव का आघूर्ण की वैल्यू होती है, वो होती है 2QL। ठीक है, तो हमने क्या करा यहाँ पर P रख दिया इसके स्थान पर। अब इसके बाद देखो, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद इसके बाद क्या है यहाँ पर 2PR है, 2PR हो गया, 1/4πε0 है, 2PR है, नीचे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर है। हमने क्या कर दिया, 2QL के बराबर P रख दिया यहाँ पर। अब देखो एक लाइन क्या बढ़ाएंगे आप यहाँ पर, एक लाइन आप बढ़ाएंगे यहाँ पर कि R जो है वो इज मोस्ट ग्रेटर देन टू L है, मतलब अगर L को देखा जाए, L की बात की जाए तो L क्या है, वो बहुत ज़्यादा छोटा होता है यहाँ पर, जबकि R जो है बहुत बड़ा है, मोस्ट ग्रेटर देन टू, जैसे कि आप चित्र में देख सकते हो, आपको दिखाया था यहाँ पर। हाँ, यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर क्या है, देखो L जो है वो इतना सा है यहाँ से लेकर यहाँ तक, और जो R है वो यहाँ से यहाँ तक की दूरी है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, जबकि L यहाँ से यहाँ तक की है। तो हम इस R के सामने इस L को नगण्य मान सकते हैं, जो कि नीचे करा हुआ है। हमने R इज मोस्ट ग्रेटर देन टू L दिखाया गया है, और यहाँ पर L स्क्वायर को L को R स्क्वायर के सामने 0 मान लिया जाएगा। अगर इस L स्क्वायर को हम क्या करें, यहाँ पर R 0 मान ले तो यहाँ बचेगा केवल R स्क्वायर का स्क्वायर, और जब R स्क्वायर का स्क्वायर होगा तो R की पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, और ऊपर एक R ऑलरेडी है, आपको पता है जब डिवाइडेड में पावर अलग अलग आती है तो वो घट जाती है, मतलब R से जब हम R की पावर 4 को कट करेंगे तो R की पावर 3 बचेगी नीचे। ठीक है, तो अब बच जाएगा E बराबर 1/4πε0 2p/r³ न्यूटन पर कूलम, जो कि इसका मात्रक होता है। ठीक है, हम इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं कि E अक्ष
ई जो अक्षय मतलब अक्षय रेखा में वो क्या होता है, इस 1/4πε0 को 1/4πε0 को इसे के भी लिखा जाता है, इसे के भी लिखा जाता है और 2p/r³ सेम रहेगा न्यूटन पर कूलम अक्षय स्थिति में। ठीक, मैं आशा करता हूँ कि आज, चलो एक बार और रिवाइज कर देते हैं। हमने आज क्या पढ़ा, टॉपिक नंबर 11 वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण पढ़ा। वैद्युत द्विध्रुव होता है निकाय जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर होते हैं, और वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण होता है वो एक वैद्युत द्विध्रुव के एक आवेश को उठा लेते हैं और उनके बीच की दूरी के गुणनफल, बीच की दूरी जो भी होती है 2l मानते हैं, उन दोनों की गुना करते हैं। ठीक है, यहाँ से फॉर्मूला जनरेट हो जाता है इसका 2ql कूलम मीटर। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या पढ़ रहे हैं, एक मोस्ट इंपोर्टेंट डेरिवेशन है द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं अक्षय स्थिति में, यानी कि द्विध्रुव लेते हैं, अक्षय स्थिति में बिंदु P मानते हैं, बिंदु P की दूरी हम इसके मध्य बिंदु से r मानते हैं। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, हम +q से लेकर -q से लेकर p तक की दूरी निकालते हैं, -q से लेकर p तक की दूरी, ये r थी, इधर की दूरी l थी, ये जुड़ के r + l हो जाती है। ठीक है, उसके बाद +q से लेकर बिंदु P की दूरी निकालते हैं। पहले तो -q से निकाल ली, +q से, ये क्या थी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी r थी और ये इतनी दूरी l थी, तो r में से हम क्या कर देंगे, l को माइनस कर देंगे, तो ये r - l। उसके बाद +q के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 मान ली जाती है, और -q के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 मान ली जाती है, जबकि +q की सामने की ओर दिशा ली जाती है और -q के कारण उसकी उसी की ओर दिशा ली जाती है। फिर +q के कारण हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कूलम के नियम के अकॉर्डिंग लिख देते हैं यहाँ पर, E1 = 1/4πε0 q/r - l का होल स्क्वायर। फिर -q के कारण निकालते हैं, उसमें r + l का होल स्क्वायर हो जाता है, जो दूरी होगी वही दूरी लिखी जाएगी नीचे r का मान। फिर परिणामी तीव्रता निकालने के लिए इन दोनों को जोड़ा जाता है। अब इन दोनों को जोड़ा जा रहा है, लेकिन यहाँ आप देख रहे हो E2 की दिशा विपरीत है। जब विपरीत दिशा में कोई बल, फोर्स कुछ भी काम कर रहा हो तो उसे हम उसमें से माइनस कर देते हैं, जितना एक साइड में लगा हुआ होगा, तो हमने कर दिया विपरीत दिशा के लिए यहाँ पर माइनस चिन्ह आ गया, तो E = E1 - E2 बन गया सूत्र ये। अब यहाँ पे E1 का मान रखा, फिर E2 का मान रखा, फिर हमने q/4πε0 को कॉमन लिया। उसके बाद हमने क्या किया, 1/r - l का होल स्क्वायर बचा, फिर 1/r + l का होल स्क्वायर बचा, फिर इन दोनों का एलसीएम लिया, r + l का होल स्क्वायर ऊपर पहुंच गया, r - l का होल स्क्वायर भी ऊपर पहुंच गया। इसके बाद नीचे को दोनों को, नीचे जो हर थे उन्हें दोनों को एक साथ स्क्वायर में लिखा, ऊपर इसका r + l का होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोला, r - l का होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोल दिया। उसके बाद माइनस इनके अंदर गुणा करी, फिर जो माइनस प्लस वाले थे वो कट गए, r स्क्वायर से माइनस का r स्क्वायर, l स्क्वायर से माइनस का l स्क्वायर, फिर 2rl जुड़ गया और rl हो गया, और नीचे एक फॉर्मूला बन गया था a - b a + b का होल स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर - b स्क्वायर का फॉर्मूला, उसका होल स्क्वायर लिख दिया। फिर 4rl और आगे जो q था इसे इस फॉर्म में लिखा 2ql r, ठीक है, ताकि इसमें p भी हम ला सकें। 2ql का मान रख दिया, वो p होता है, तो ये बन गया 1/4πε0 2pr/r स्क्वायर - l स्क्वायर का होल स्क्वायर। फिर हमने दिखाया कि r जो है इज मोस्ट ग्रेटर देन टू l है यहाँ पर, तब हम क्या करेंगे, तब l स्क्वायर को छोड़ देंगे, तो यहाँ बचेगा r स्क्वायर का स्क्वायर, तो इस स्क्वायर का स्क्वायर है तो 4 हो जाएगी पावर, फिर r से r की 4 कट करेंगे तो यहाँ पर r की क्यूब बच जाएगा नीचे, तो ये बन जाएगा 1/4πε0 2p/r³ न्यूटन पर कूलम। ठीक है, इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं, ई अक्षय k 2p/r³ न्यूटन पर कूलम। ठीक है, आई होप कि आज जो भी मैंने टॉपिक आपको पढ़ाए हैं वो आपके समझ में आए होंगे। ठीक है, इसका निरक्षय स्थिति कल की क्लास और होगी थ्योरी की, वो कल पढ़ाएंगे। ठीक है, और इसके बाद इसके न्यूमेरिकल स्टार्ट होंगे, न्यूमेरिकल की भी क्लास जो होगी वो 2 पार्ट में होगी। ठीक है, तो ओके, गुड बाय।